मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं चंपारण आईएएस से कुमार जयसर बोल रहा हूँ। टेस्ट सीरीज 20 का सॉल्यूशन आज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अब इस बार का अगस्त का एग्जाम जो पीटी 67 का होना था, ये असंभव हो गया है। लेकिन 20 अगस्त को एक एग्जाम हो रहा है और वो है डबल एओ का पीटी का एग्जाम। डबल एओ पीटी का एग्जाम, इसके लिए इकोनॉमिक्स का ऑप्शनल हमारे चंपारण आईएएस में उपलब्ध है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जो तूफान उठता है उसे कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। इजेक्शन, कोरोनल मास इजेक्शन, ऑप्शन दीजिएगा डी। कोरोनल मास इजेक्शन जो है वो है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कुछ इंफॉर्मेशन है कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में। These colossal clouds of plasma can wreak havoc with power grid and satellites, but can also trigger stunning aurora displays। ठीक है, इसके बारे में आप यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए, फिगर में दिखाने का कोशिश किया गया। ये प्लाज्मा रूप में पाया जाता है और इसे कहें तो सूर्य सतह से निकलने वाला विस्फोटक पदार्थ है। ये देखिए यहाँ पे बाहर निकल रहा है ये, और ये पृथ्वी के चुंबकीय शक्ति को भी बदलने का ताकत रखता है। कौन? कोरोनल प्लाज्मा इफेक्ट। ठीक है, इजेक्शन देखिए यहाँ पे भी दिखाए गए, सूरज के चारों तरफ जो निकल रहा है ये प्लाज्मा इफेक्ट्स है, प्लाज्मा प्रकार का है। चलिए, अगला सेकंड प्रश्न है, सूर्य तप स्थल को जलाशयों की अपेक्षा शीघ्रता से गर्म करता है, क्योंकि? ऐसा इसलिए क्योंकि जल को गर्म करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन दीजिएगा डी। और स्थल भाग चूंकि सघन होता है तो जल्दी गर्म हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं प्लाज्मा अवस्था में। देखिए, अभी जस्ट ऊपर भी आया था, और यही फिर जो है प्लाज्मा अवस्था, ये सौर तूफान का भी रूप ले लेता है, जो हम लोग कह सकते हैं ऊपर में जो भी फिगर देखे थे वो। अगला प्रश्न है, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ये यूरोपीय देश है नॉर्वे। ये ऊपर में ये नॉर्वे हो गया, और ये स्वीडन हो गया, और ये फिनलैंड हो गया, और ये यहाँ पे डेनमार्क हो गया। ये एक तरह से स्कैंडिनेवियन कंट्री के रूप में जाना जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, स्वीडन का स्टॉकहोम है, और फिनलैंड का हेलिंस्की है, और डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन है। चलिए, अगला प्रश्न है, जूकर द्वीप अवस्थित है। ये लाल सागर में जूकर द्वीप। लाल सागर जैसा कि हम लोग जानते हैं ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका से सटा हुआ ये लाल सागर हो गया इधर, और ये अरब हो गया। ये अरब, ये अफ्रीका, और बीच में ये जो है ये रेड सी है। तो रेड सी में हिंद महासागर से जाने के लिए एक जल संधि है बाब अल मंदेब, और रेड सी से भूमध्य सागर में जाने के लिए है सुएज नहर। जैसा कि हम लोग जानते हैं सुएज नहर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, ऑक्टस मापने का प्रयोग होता है। ये मेघाच्छादन की मात्रा को, जो मेघ लगता है क्लाउड जो है उसको मापने के लिए ऑक्टपस जो है ऑक्टस मापने का प्रयोग किया जाता है। प्रतिवर्ष सूर्य कितने तारामंडलों से होकर गुजरता है? ऑप्शन है 12। आंसर दे दीजिएगा। अपना जो गैलेक्सी है इसमें 89 तारामंडल है, उसमें जो अपना सौरमंडल में जो सूर्य है ये 12 तारामंडलों से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न 8 नंबर, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से होकर बहती है? तो ये है रावी नदी। चंबा घाटी से होकर बहने वाली नदी है रावी नदी, जो कि फिर बाद में जाकर के ये सभी नदियां, इसमें सतलज, झेलम और रावी, ये सिंधु की सहायक नदी के रूप में जाना जाता है। सतलज नदी और सिंधु नदी ये जो दोनों है ये ट्रांस नदी है, जो भारत में उद्गम ना होकर के तिब्बत या चीन वाला क्षेत्र से निकल करके आती है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो 9 नंबर में इसमें गिलगित है, गोमल भी है, सिगार भी है, और श्योक भी है, अर्थात आंसर ई ऑल। आंसर हो जाएगा ऑल, सभी इसकी सहायक नदी है सिंधु की। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन? तो इसमें आंसर दीजिएगा डी, सालसेट। मुंबई शहर जो है सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है, अर्थात आंसर हो जाएगा सालसेट। अगला प्रश्न है, भूतल पर कितनी नियतवाही पवनों की पेटियां पाई जाती है? तो भूतल पर
हम लोग एक फिगर के माध्यम से इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर दिखाया गया है। सबसे बीच में जो रेड कलर का फिगर है, ये है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। और इसके बाद ऊपर जाइए तो सब ट्रॉपिकल, नीचे भी आइए सब ट्रॉपिकल, ऊपर फिर जाइए ग्रीन में सब पोलर, नीचे भी आइए सब पोलर, और लास्ट में ऊपर जो है पोलर है और नीचे भी पोलर होगा। अब इसमें विंड का पेटी पूछ रहा है, प्रेशर बेल्ट का पेटी नहीं पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, याद रखना है ठीक से। 11 नंबर प्रश्न में भूतल पर कितनी नियत वायु पवन पेटी, तो देखिए एरो मार्क कितना जगह है, तो ऊपर में 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं, 6 बेल्ट्स दिख रहा है आपका, एयर पेटी दिख रहा है ना। एयर प्रेशर बेल्ट 7 है और एयर पेटी 6 है। तो ऑप्शंस इसमें दीजिएगा 11 में 6, ऑप्शन दीजिएगा बी। और एयर नियत वायु पवन की पेटी 6 हुआ, और यदि प्रेशर बेल्ट पूछा जाएगा तब होगा 7। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुई थी, ऑप्शन ए दीजिएगा धारवाड़। धारवाड़ युग भारत में ज्वालामुखी क्रिया के लिए जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कृष्णा, तुंगभद्रा तथा कावेरी नदी किस पठार से होकर प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, तो इसमें कर्नाटक का पठार, ऑप्शन दीजिएगा बी। कर्नाटक का पठार से होकर के बहती है ये नदी। जैसा कि कृष्णा नदी महाराष्ट्र में महाबालेश्वर से निकलती है, तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक नदी है जो पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग से निकलती है, और कावेरी नदी ब्रह्मगिरी कर्नाटक से निकलती है। ये तीनों नदी में तुंगभद्रा कृष्णा में मिलती है, और कृष्णा कावेरी बंगाल की खाड़ी में अपने मुहाने पर डेल्टा बना करके गिरती है, और बहती कहाँ है, कर्नाटक पठार से। इसी तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी शहर है जो हरिहर बुक्का का स्थापित किया हुआ विजयनगर साम्राज्य से के किनारे था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कार्बी एंगलोंग पहाड़ियां किस राज्य में पाई जाती है, तो ये असम में। कार्बी एंगलोंग की पहाड़ी असम, पूर्वोत्तर राज्य के असम में है। कौन सा पटकोरी पहाड़ियां संलग्न नहीं, पटकोरी हटा दीजिए, कौन सा भी हटा दीजिए, पटकाई पहाड़ियां संलग्न नहीं है ये राज्य के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये यदि पूर्वोत्तर का इस तरह से फिगर बना लीजिए, तो इस तरह से पटकोई, पटकोरी लिखा गया, पटकोई होगा, पटकोई। तो पटकोई इधर नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा, ये मिजोरम, ये मिजो, मणिपुर और ये नागालैंड, नागालैंड मणिपुर मिजोरम से पटकोई चलता है, और ये त्रिपुरा है, तो ये त्रिपुरा इसमें अपवाद हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला 15 के बाद आइए 16 में, कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है, ये बिंदन पहाड़ी, ऑप्शन देना है बिंदन पहाड़ी। वही जो चूना पत्थर प्रधान क्षेत्र है, यहीं से ये कर्मनाशा निकलती है, और बक्सर के समीप कर्मनाशा बिहार और यूपी का बॉर्डर भी बनाती है, याद रखना है। यह बिहार की प्रदूषित नदी के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न 17 नंबर, सुखलदरी जलप्रपात, बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार के किस जिला, नहीं दिया हुआ है, बिहार और यहाँ होगा किस राज्य से सटा हुआ है, तो सुखलहरी जो है ये कन्हर नदी पर है, याद रखना है, यह जलप्रपात कन्हर नदी पर है, और यह बिहार और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, कन्हर नदी पर कैमूर में, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर दीजिएगा ए, 17 का आंसर हो जाएगा ए। 18 नंबर आइए, काव नदी किस जिला में स्थित है, तो काव नदी जो है ये रोहतास में है, ऑप्शन दीजिएगा ए, रोहतास की नदी है बिहार में। अगला, लाल बलुई मिट्टी किस जिले में पाई जाती है, तो देखिए कैमूर में भी है थोड़ा बहुत, रोहतास में भी थोड़ा बहुत, नवादा में भी है, गया में भी, ऑप्शन दे दीजिएगा ए, ऑल, ऑप्शन हो जाएगा ऑल। अगला है, उदयपुर अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, उदयपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उदयपुर वाल्मीकि नगर है ना, सोमेश्वर, ये सब पूछा जाएगा तो आंसर होगा पश्चिम चंपारण, ऑप्शन दीजिएगा डी, पश्चिम चंपारण। और अब हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री, हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 21 नंबर हिस्ट्री का प्रश्न है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति, पाषाण मतलब पैलियोलिथिक, पत्थर वाला, से लेकर हड़प्पा सभ्यता यानी जब सिविलाइजेशन बस गया था तब क्या अवशेष पाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन दीजिएगा ए, मेहरगढ़। मेहरगढ़ में दोनों पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक के काल तक का अवशेष पाया जाता है।
और मेहरगढ़ की जो अवस्थिति है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है, बोलन नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है बोलन। यहाँ पे नवपाषाण काल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर गेहूं, जौ इत्यादि की कृषि और भेड़ बकरी आदि के पालन के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान क्षेत्र। अगला प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? इसमें अवेस्ता कहते हैं ईरान वाले क्षेत्र को। ऑप्शन देना है ईरान। जो वेद है, वेद में भारत, वेदों की रचना भारत की भूमि पर हुई है, जबकि अवेस्ता की रचना ईरान में हुई है, याद रखना है। वेदों और अवेस्ता की भाषा में कई समानता भी है, इसीलिए जाना जाता है अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो ईरान क्षेत्र से, वहीं पे अवेस्ता का रचना हुआ था। अगला, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट, यूपी वाला क्षेत्र में हुआ था, मल प्रदेश, जो आज कुशीनारा का क्षेत्र है, कुशीनगर का क्षेत्र, वो मल प्रदेश के रूप में जाना जाता था। यहाँ पर बुद्ध 80 वर्ष की आयु में डेथ कर गए थे, 483 बीसी में। और यहाँ पर एक कर्मकार के हाथों में, जो कर्मकार था उसका नाम था चुंद, उसके हाथों में सूकर मांस, मतलब सुगर का मांस खाने के बाद इनका देहांत हुआ था। जो गोरखपुर के नजदीक है, देवरिया का क्षेत्र है, कुशीनगर या कुशीनारा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद 24 नंबर, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध रखता है? बहुत इंपॉर्टेंट, इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त से गुप्त वंश का प्रतापी राजा के रूप में जाना जाता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में, यानी इलाहाबाद स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। हरिसेन शांति एवं युद्ध का मंत्री था, किसके काल में? समुद्रगुप्त के काल में। इसे संधि विग्राहक भी कहा गया है। समुद्रगुप्त को समरसता अर्थात 100 युद्धों का विजेता भी कहा गया। बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करता था गुप्त काल का। अगला नंबर है 25 में, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? याद रखना है, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक वाला क्षेत्र में है, और इस मंदिर का जो समर्पण है वो शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में है, और इस मंदिर को चालुक्य नरेश विक्रमादित्य टू यानी द्वितीय की पत्नी लोक महादेवी ने बनवाया था। कौन बनवाया था? लोक महादेवी। महादेवी किससे संबंधित है विरूपाक्ष मंदिर? तो चालुक्य वंश से, चालुक्य से, याद रखना है, चालुक्य से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन है? वो ऑप्शन दीजिएगा, डी फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश नहीं, सिकंदर लोदी नहीं, गयासुद्दीन तुगलक भी शुरू किया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर देना है 26 का डी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, और ये 5 बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था, जिसमें यमुना नदी से हिसार तक 150 मील का सबसे बड़ा नहर बनवाया था। यह सुल्तान सिंचाई और यात्रियों की सुविधा हेतु 150 कुएं भी खुदवाए थे। इसने ससगनी नामक सिक्का भी चलवाया था। आधा सिक्का तांबा का था, और बिक सिक्का चांदी का था, इसके द्वारा ही चलाया गया था। कुतुब मीनार की चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल बनवाया था, वो फिरोज शाह तुगलक ही था। और दिल्ली में खैराती अस्पताल दारुल सफा का भी निर्माण इसने ही कराया था। दारुल सफा 53वीं बीपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन। अगला है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय? बहुत इंपॉर्टेंट, आगरा का सिकंदर लोदी। 27 का सिकंदर लोदी, ए दीजिएगा आंसर। सिकंदर लोदी जो 1489 से 1517 ईस्वी तक राज किया है सल्तनत काल में। ये बहलोल लोदी का बेटा था, और इसका पहले, सिकंदर लोदी से पहले इसका नाम था निजाम खां। इसने एक नवीन शहर आगरा का स्थापना किया था, और 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी की राजधानी आगरा ही बन गया था। यह सुल्तान गुलरुखी के नाम से फारसी में कविता लिखता था। गुलरुखी के नाम से फारसी में कविता लिखने वाला सुल्तान कौन था? तो आंसर होगा सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो आंसर होगा सिकंदर लोदी। चलिए 28 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट, 28 नंबर, और ये कथन है रामानंद का। रामानंद वही जो मध्यकाल में बहुत बड़े
एक पुनर्जागरण के रूप में, महापुरुष के रूप में जाने जाते हैं। रामानंद का जन्म 1400 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था और मृत्यु 1476 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। ये मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इनके शिष्यों में कबीर, रैदास, इसी प्रकार से कुल कछवाहों से किया था। राजपूत में कछवाहों से ये वैवाहिक संबंध शुरू किया था ताकि राजपूत पे हम लोग का प्रभाव बढ़ सके। अकबर का जो शासन काल रहा वो 1556 से 1605 तक रहा है और इसकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। इसने पंजाब के कलानौर में अपना राज्याभिषेक करवाया था। अकबर, याद रखना, पंजाब के कलानौर। बैरम खां अकबर का सबसे मुख्य आदमी, वकील या वजीर के रूप में जाना जाता था। पानीपत सेकंड वर्ल्ड वार अकबर और हेमू के बीच में ही लड़ा गया था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। कछवाहा वंश अम्बेर यानी राजस्थान में स्थित था। याद रखना है, कछवाहा वंश कहाँ था? अम्बेर, राजस्थान में। अगला, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? 30 का सी देंगे। शाहजहां के शासनकाल में फारसी में अनुवाद करवाया था उपनिषदों का। शाहजहां स्थापत्य का एक बहुत ही बड़ा एम्पायर के रूप में जाना जाता है। शाहजहां के बारे में हम लोग जानते हैं, ये 1627 से 1658 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा और ये संसार का सबसे प्रसिद्ध हीरा जो कोहिनूर हीरा था, शाहजहां अपने सिंहासन में लगवा के रखा था, जिसे हम लोग कहते हैं तख्ते ताउस। और सिजदा एवं पैबोस जो बलवन चलाया था, उस प्रथा को शाहजहां समाप्त करके उस स्थान पर चहार एवं तस्लीम प्रथा शुरू किया था। चहार, चहार और तस्लीम किसने शुरू किया था? शाहजहां। अगला 31 नंबर प्रश्न है, अष्टप्रधान, बहुत इंपॉर्टेंट। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज प्रबंधन में सहायता करते थे? शिवाजी। ऑप्शन दीजिएगा डी। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद हुआ करता था। शिवाजी के शासन काल में शासन का वास्तविक संचालन अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री करते थे। शिवाजी शासन की भाषा मराठी को बनाया गया था। शिवाजी जो शासन करते थे वो मराठी भाषा में करते थे। इसके शासनकाल में आय का मुख्य साधन चौथ एवं सरदेश मुखी था। याद रखना है, शिवाजी में चौथ बहुत पूछता है, चौथ और एक सरदेश मुखी, सरदेश मुखी, ये दोनों आय का साधन था शिवाजी के समय में। चौथ का मतलब होता है प्रदेश में जो आय होता था एक साल में, वो यानी वार्षिक आय का 1/4, और सरदेश में वार्षिक आय का 1/10 भाग लिया जाता था। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से नवपाषाण कालीन अवस्थित अस्थि उपकरण प्राप्त हुआ? अस्थि का मतलब हड्डी वाला। तो इसमें चेचर से भी हुआ है, चेचर वैशाली में है। चिरांद से भी हुआ है, ये छपरा में है। सोनपुर से भी हुआ, ये गया में सोनपुर है, बेला के आसपास। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ई, इसका ऑप्शन देंगे ई। अगला प्रश्न है, उत्तर गुप्तकालीन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ये कृष्णगुप्त। आंसर दीजिएगा डी, 33 का डी। उत्तर गुप्त वंश का प्रथम शासक कृष्णगुप्त था और इसकी जानकारी हमें अपसढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। कृष्णगुप्त का अपसढ़ अभिलेख याद रखना है, अपसढ़ अभिलेख से। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने महाजन पद थे? 3। बिहार में कुल 3 महाजन पद थे, जिसमें अंग हम लोग जानते हैं, भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र को अंग कहते हैं। इसकी राजधानी चंपा थी। फिर मगध जो कि 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली था, इसकी राजधानी राजगिरी थी। और एक लिच्छवी जिसकी राजधानी वैशाली थी, जिसमें अंग का राजा ब्रह्मदत्त और राजगिरी का बिंबिसार। और फिर बिंबिसार बाद में लिच्छवी को अपने में मिला लेता है, या फिर बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु लिच्छवी को अधिकार में करता है। अगला प्रश्न है, शेर घाटी प्रौद्योगिक प्रागैतिहासिक स्थान बिहार के किस जिला में स्थित है? तो शेर घाटी जो है ये गया जिला में। ऑप्शन बी। अगला, किस काल में बड़े बड़े यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी? उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन दीजिएगा लेटर वैदिक काल। लेटर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी के काल को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। 36 के बाद आते हैं हम लोग 37 नंबर प्रश्न में, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध का शिष्य नहीं था? इसमें जम्बूत नहीं था, बाकी ये था, उपाली भी था, सारिपुत्र भी था और मोगदलायान भी था, यानी
कौन नहीं था? तो जम्बूत इसमें नहीं था। 37 के बाद आते हैं 38 नंबर प्रश्न पे। तुसास्प किस देश का नागरिक था? तुसास्प 38 का ये था चीन का नागरिक तुसास्प। चलिए अगला प्रश्न आते हैं 39 में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन है? ये सप्तम है, याद रखना है, डी। अशोक का सप्तम अभिलेख अशोक का सबसे लंबा था, जिसमें धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्षता रखेगा, यही वर्णन है। और अशोक शासन किया था 273 से 232, 273 से 232 बीसी के बीच में, जिसमें 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। अगला नंबर है 40। त्रिपक्षीय संघर्ष कितने चरण में पूरा हुआ था? ये सी दीजिएगा, ऑप्शन 5 चरण में पूरा हुआ था। जो त्रिपक्षीय चरण था, ये जो त्रिपक्षीय युद्ध था, ये कन्नौज को लेकर के। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब गुप्त वंश समाप्त हुआ तो पाटलिपुत्रा जो गुप्तों की राजधानी थी, ये इसका वैभव भी कम गया और एक नया क्षेत्र रूप में जन्म लिया, वो था कन्नौज, गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। अब उसी को प्राप्त करने के लिए तीन शक्तियों में संघर्ष हुआ था, जिससे को हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। पाल बंगाल का, प्रतिहार गुर्जर गुजरात का, और दक्कन के राष्ट्रकूट के बीच में। ये लगभग 200 वर्षों तक यहाँ पर संघर्ष चला था। अंतिम रूप से प्रतिहारों को सफलता मिली, जो गुजरात क्षेत्र से आते थे, गुर्जर प्रतिहार के रूप में जाने जाते थे। अगला 41 नंबर प्रश्न है। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारी केंद्र स्थापित किया था? ऑप्शन सी, पुर्तगाली पहला कारखाना जो है 1503 ईस्वी में स्थापित किया था, और फिर 1505 ईस्वी में भी स्थापित किया था। 1503 ईस्वी में जो किया था कोच्चि में, और 1505 ईस्वी में कन्नूर में। ये दोनों जो क्षेत्र है, ये केरल का ही क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगला है 42 नंबर प्रश्न। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? सत्याग्रह के रूप में महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, 1917 में पहला सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, गांधी जी चंपारण में आए थे राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर, और यहीं से देश आजादी का बिगुल भी बज गया था, और ये सफल आंदोलन था, ये किसान आंदोलन था, याद रखना है। 43 नंबर प्रश्न है। त्रिपुरा नहीं त्रिपुरी होगा। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद, बिहार से राजेंद्र बाबू। त्रिपुरी में अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन मतभेद ऐसा हुआ कि फिर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। त्रिपुरी का जो कांग्रेस सम्मेलन था, ये 52वां सम्मेलन था, याद रखना है। 52वां सम्मेलन चल रहा था 1939 ईस्वी में, और मतभेद होने की वजह से फिर ये अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बन गए सुभाष चंद्र बोस की जगह पर। 44 नंबर प्रश्न। बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किसने किया था? कार्नवालिस, याद रखना है, ये कार्नवालिस। बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में, 1793, याद रखना है, 1793 ईस्वी में कार्नवालिस के द्वारा किया गया था। कार्नवालिस जो 1786 से 1793 ईस्वी तक भारत में वायसराय के रूप में, ये बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में रहा है, और इसे सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। कार्नवालिस को सिविल सेवा का जनक। और जानिए कि इसकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में हुआ था। अगला मिलान करना है आपको। 45 नंबर प्रश्न है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, याद रखेंगे, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल एनी बेसेंट, याद रखना है आपको। लीडर मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। और सर्च लाइट सचिदानंद। अर्थात इसमें जो ऑप्शंस होगा ये सी देंगे, यानी ए का 3 बॉम्बे क्रॉनिकल का, ए का 3 फिरोज शाह मेहता। फिर से एक बार, कॉमनवेल्थ का एनी बेसेंट, लीडर का मदन मोहन मालवीय, और सर्च लाइट का सच्चिदानंद। ये सब याद रखना है, एग्जाम में आता है, बहुत VVI है ये। चलिए अगला प्रश्न है 45 के बाद 46 नंबर। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में रखा था, ये दादा भाई नौरोजी। सी, ऑप्शन दीजिएगा सी, दादा भाई नौरोजी, जिनका जन्म 1825 में हुआ था और इनका मृत्यु 1917 ईस्वी में हुआ था। ये एक पारसी समुदाय से आते थे दादा भाई नौरोजी। और स्वराज की मांग बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में, यानी अपना राज्य हो, स्वराज का मतलब अपना राज्य होता है, इसके लिए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार मांग रखा था अंग्रेजों से। इसने ही कहा था भारत में गरीबी का कारण ब्रिटिश शासक है। 1867 ईस्वी में इसने धन निकासी का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि ब्रिटिश लोग पूरी तरह से भारत
से धन निकाल रहे हैं या भारतीय क्षेत्रों से ब्रिटिश लोग जल रहे हैं, द्वेष रख रहे हैं, ये सब कहने वाले दादा भाई नौरोजी थे। 47 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 के बाद यानी देश आजाद हुआ तब भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रह गया था? तो ऑप्शन दीजिएगा ए, गोवा रह गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं गोवा फिर 1961 ईस्वी में, है ना, डेट यदि याद रखना है तो 19 दिसंबर याद रखेंगे, 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को फ्री हुआ था। और फिर इस प्रकार से किससे फ्री हुआ था? पुर्तगालियों से फ्री हुआ था, वो भी सेना, भारतीय सेना का ऑपरेशन विजय चलाकर किया गया था। गोवा जो है लगभग 450 वर्षों तक पुर्तगालियों के हाथों में रहा और फिर आजाद हुआ। 30 मई 1987 ईस्वी को, फिर एक चीज याद रखना है, 30 मई 1987 ईस्वी को जो है गोवा भारत का एक राज्य बना। 61 से 87 तक एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना गया है। दमन दीव भी पुर्तगालियों के ही अधीन था। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम वायसराय कौन? बहुत इंपॉर्टेंट, लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय था भारत को। चलिए अब थोड़ा सा जान लेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन भारतीय ना होकर ब्रिटिश सरकार का अंतिम गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कह सकते हैं, जबकि भारत में सी राजगोपालाचारी भारत का, भारतीय अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया गया था सी राजगोपाल। अब फिर याद रखना, सी का मतलब होता है चक्रवर्ती। चक्रवर्ती गोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत के द्वितीय, याद रखना है, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हो गया, 15 अगस्त 1947 को, तब लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत के वायसराय थे। तो जब ये हटे तो सिर राजगोपालाचारी बने। तो आजाद देश का पहला कौन हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन। तो दूसरा कौन हुआ? तो श्री राजगोपालाचारी हो गया। प्रथम भारतीय कौन हुआ? तो श्री राजगोपालाचारी हो जाएगा। श्री राजगोपालाचारी को हम लोग राजा जी के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिमाग में रखना है ये बात कि भारत का, स्वतंत्र भारत का दूसरा वायसराय कौन है? तो श्री राजगोपालाचारी हो जाएगा। और प्रथम भारतीय कौन है? तो श्री राजगोपालाचारी हो जाएगा। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज की किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? तो इसमें सामना नहीं किया, ऑप्शन दीजिएगा सी, मोहन सिंह नहीं किए थे, लेकिन बाकी लोग इसमें किए थे, है ना। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों और सैनिक अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमे चलाए थे, 1945 ईस्वी में। और उसमें ये जो 3 सैनिक अधिकारी थे वो थे प्रेम सहगल, इसके अलावा कर्नल गुरुदयाल सिंह, और तीसरा मेजर शाहनवाज खां। यानी ये 3 थे, ऑप्शन दीजिएगा, ये 3 थे, अर्थात गुरु, ये मोहन पर नहीं हुआ था, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत आसान है, वैज्ञानिक समाज सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन दीजिएगा सी, सर सैयद अहमद खान के द्वारा वैज्ञानिक समाज की स्थापना किया गया था। 1864 ईस्वी में वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी। ऐसे आप जानते हैं कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता माना जाता है, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते थे। अगला 51 नंबर प्रश्न, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। हाँ, अंग्रेजों के विरुद्ध, ये 51 का ये दीजिएगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र में, इधर ही भील जनजाति रहता है। आज के डेट में ये फैल करके राजस्थान में भी चला गया है। अगला प्रश्न है 52 नंबर, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, यह है बक्सर का युद्ध। ऑप्शन दीजिएगा डी, बक्सर का युद्ध। ये 22 अक्टूबर, कहीं पे 23 अक्टूबर भी लिखा जाता है, 22 नहीं तो 23 अक्टूबर 1764 को ये 1764 को ये युद्ध लड़ा गया था। हेक्टर मुनरो अंग्रेज की तरफ से, और इधर भारतीयों में मीर कासिम, सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिल करके हेक्टर मुनरो से लोहा लिए थे, लेकिन हेक्टर मुनरो की जीत हो गई थी इसमें। अगला है 53 नंबर प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था, केसरी भी इसके ऑप्शंस में केसरी है, हालांकि एक मराठा भी था इनके द्वारा निकाला गया, मराठा इंग्लिश में था और केसरी मराठी में था।
चलिए अगला 54 नंबर प्रश्न मिलान करना है आपको। चुप का सिद्धांत या हड़प नीति, डलहौजी, बहुत इंपॉर्टेंट। बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन, वन। अगला है बंगाल में दोहरा यानी द्वैत शासन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। और सामाजिक सुधार, लॉर्ड बेंटिंग, विलियम बेंटिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बार फिर पढ़ देते हैं। चुप का सिद्धांत या हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी। बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन। बंगाल में दोहरा शासन, लॉर्ड क्लाइव। और सामाजिक सुधार, विलियम बेंटिंग। अर्थात चौंगन का जो ऑप्शंस होगा, चौंगन का ऑप्शंस दे दीजिएगा सी। चलिए अगला प्रश्न 55 और हिस्ट्री का अंतिम प्रश्न है। वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये बहुत सारे कारणों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें यहाँ जो दिया हुआ है इसमें, इसके अनुसार से कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम बता रहे हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसमें भारत छोड़ो आंदोलन, पहला भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रारूप मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1942 में बनाया था। प्रारूप और फिर प्रस्ताव पारित हो गया था। करो या मरो का नारा 1942 के आंदोलन में गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस लिया गया था। इस कारण से 1942 हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न 56 से ये है पॉलिटी से। अब हम लोग पॉलिटी देखेंगे, इंडियन पॉलिटी, पॉलिटी से प्रश्न। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वश्रेष्ठ रूप में परिलक्षित होता है। समाजवादी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य, कम्युनिस्ट राज्य, फासिस्टवादी राज्य। तो इसमें से ऑप्शन दे देंगे आप 56 का लोक कल्याण के लिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वश्रेष्ठ रूप से परिलक्षित होता है लोक कल्याणकारी राज्य के लिए। ऑप्शन दीजिएगा सी। 56 के बाद आते हैं 57 नंबर पर। किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र के टूटने की घटना में जिसके तहत निम्न लेख में से एक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन 256 गलत लिखा हुआ, 356, 356 के थ्रू राष्ट्रपति शासन लगता है। ऑप्शन दे दीजिएगा। मान ले इसमें ऑप्शन तो 356 नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, लेकिन यदि सुधार कर देखेंगे तो 356 हो। चलिए अगला प्रश्न। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है, बताना है आपको। तो 24 जनवरी 1950 का ऑप्शन दीजिएगा सी। अगला 59 नंबर प्रश्न। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो इसमें विधिक स्वरूप देखना है, यह लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक प्रारूप क्या है, यह लागू नहीं किया जा सकता है। इसके बाद विशेष परिस्थिति में लागू किया जा सकता है या किसी भी परिस्थिति में लागू नहीं किया। ऑप्शन दीजिएगा बी और डी, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ई। ऑप्शन हो जाएगा ई, निकाल देना है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से परिभाषित है? धन विधेयक अनुच्छेद 110, जिस पर केवल और केवल लोकसभा के स्पीकर का मत ही स्पष्ट करता है कि यह धन विधेयक है या नहीं है। 61 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियमित करने के लिए सक्षम है? तो ये संसद होगा। ऑप्शन ए दीजिएगा, संसद, पार्लियामेंट ही नागरिकता के अर्जन हेतु नियम शर्त बना सकता है। आम चुनाव के बाद एक नई लोकसभा का गठन किया गया है, इसके पहले सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन 62 का सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य जो होते हैं वो करते हैं। चलिए, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने का अनुमति देता है कौन? तो ये हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। 63 का दीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन अनुमति देता है, ये धन विधेयक चिन्हित करता है, अनुमति राष्ट्रपति ही देंगे, इसलिए ऑप्शन दे दीजिएगा डी। लोकसभा अध्यक्ष इसे चिन्हित करता है, अनुमति राष्ट्रपति देते हैं। वित्त आयोग के सभापति तथा सदस्यों की योग्यताएं क्या है? 64 का संसद द्वारा निश्चित की गई है कि क्या होगा। वित्त आयोग के सभापति तथा सदस्यों की योग्यता संसद द्वारा निश्चित की गई है। और अगला 65 और अंतिम प्रश्न है इंडियन पॉलिटी का। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता फ्रांस के संविधान से। और इस प्रकार से आज का डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। मैं कुमार जय सर। आपको कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन चंपारण आईएएस का चाहिए तो हमारा नंबर है 9128132320। आप इस पे कॉल कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।